18 फरवरी 2018 रात के करीब 10 बजे सीबीआई के अधिकारी कानपुर की सड़कों पर थे। उनकी गाड़ियां एक के बाद एक तिलक नगर इलाके की तरफ बढ़ रही थीं। मंजिल थी संतुष्टि। 4000 वर्ग गज का एक महल, कटी हुई घास का लॉन, लग्जरी गाड़ियों की कतार और एक ऐसे आदमी का घर जिसकी पेन एक जमाने में हर भारतीय बच्चे की जेब में होती थी। सीबीआई ने दरवाजा खटखटाया। उस रात 7 सरकारी बैंकों ने मिलकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत थी 3695 करोड़ रुपए की, यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए। आपके और मेरे जैसे आम भारतीयों का पैसा, वो पैसा जो इन सरकारी बैंकों में जमा था। लेकिन कहां गया वो पैसा? वो पेन बनाने में नहीं गया, वो गेहूं खरीदने में नहीं गया, वो किसी उत्पाद के निर्यात में नहीं गया। तो फिर गया कहां? ये कहानी सिर्फ एक आदमी के लालच की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने आंखें मूंद ली, उन बैंकों की जिन्होंने सवाल नहीं पूछे, और उस भारत की जो लिखते लिखते लव हो जाए के नारे पर झूम रहा था और पीछे से उसी नारे के मालिक ने उसे लूट लिया। यह है रोटोमैक की असली कहानी। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे, ये समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1973 में। कानपुर, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी उद्योग की राजधानी हुआ करता था। यहां एक गुजराती परिवार आया था, मनसुख भाई कोठारी का परिवार। मनसुख भाई ने पहले नारियल तेल बेचा, फिर एक विचार आया, पान मसाला, और उस एक विचार ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। नाम था पान पराग। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ये टैगलाइन हर भारतीय घर में गूंजती थी। शम्मी कपूर और अशोक कुमार जैसे दिग्गज इसके चेहरे थे। कानपुर जो एक औद्योगिक शहर था, वो पान मसाला सिटी बन गया। मनसुख भाई के 2 बेटे थे। बड़े थे विक्रम कोठारी, छोटे थे दीपक कोठारी। 1992 में एक नई कंपनी शुरू हुई, रोटोमैक पेन। नींव रखी गई थी एक पेन कंपनी की। और फिर आया वो पल जब रोटोमैक ने अपनी असली पहचान बनाई। लिखते लिखते लव हो जाए। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक भावना थी। और इस भावना के चेहरे बने सलमान खान और रवीना टंडन, 90 के दशक के 2 सबसे बड़े सितारे। रोटोमैक हर स्कूल बैग में था, हर दफ्तर की मेज पर था, हर परीक्षा हॉल में था। 1999 में दोनों भाइयों के रास्ते अलग हुए। दीपक ने पान पराग संभाला, विक्रम ने रोटोमैक। और विक्रम कोठारी ने अपनी कंपनी का नाम बदला, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल, ये शब्द जरूरी था, क्योंकि अब विक्रम कोठारी सिर्फ पेन नहीं बेचना चाहते थे, वो बड़ा खेलना चाहते थे, बहुत बड़ा। कानपुर में उन्होंने रेव3 मॉल में निवेश किया, उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा मॉल। रियल एस्टेट में उतरे, स्टील में उतरे, ग्रीटिंग कार्ड के कारोबार में उतरे, और फिर कृषि उत्पादों के निर्यात में उतरे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड से नवाजा। वो एयर इंडिया के बोर्ड में थे, कानपुर का एक सम्मानित उद्योगपति। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक खेल चल रहा था, एक बहुत खतरनाक खेल। और वो खेल शुरू हुआ 2008 में। 2008 भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। सरकारी बैंक उद्योगपतियों को लोन देने की होड़ में थे, और इसी होड़ का फायदा उठाया विक्रम कोठारी ने। रोटोमैक ग्लोबल ने बैंकों के पास एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था कृषि उत्पादों का निर्यात, गेहूं, चावल, मक्का का निर्यात। बड़ा कारोबार, बड़ा मुनाफा। बैंकों ने भरोसा किया। सीबीआई की जांच के अनुसार 7 सरकारी बैंकों ने मिलकर रोटोमैक ग्लोबल को 2008 से 2012 के बीच 2919 करोड़ रुपए के लोन दिए। ये एक कंसोर्टियम था, यानी 7 बैंक मिलकर एक साथ पैसा दे रहे थे। कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ इंडिया 754.77 करोड़ रुपीस, इंडियन ओवरसीज बैंक 771.07 करोड़ रुपीस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 458.95 करोड़ रुपीस, बैंक ऑफ बड़ौदा 456.63 करोड़ रुपीस, इलाहाबाद बैंक 330.68 करोड़ रुपीस, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 97.47 करोड़ रुपीस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 49.82 करोड़ रुपीस। ये आपका पैसा था, देश के आम आदमी का पैसा। लेकिन ये पैसा गया कहां? सीबीआई की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पैसा गेहूं के निर्यात के लिए दिया गया था। एक सिंगापुर की कंपनी से गेहूं आयात होनी थी, बरगड़िया ब्रदर्स से। बैंकों को दिखाया गया कि यह पैसा सिंगापुर जाएगा, गेहूं खरीदी जाएगी और फिर उस गेहूं का निर्यात होगा। पर असलियत ये थी, न कोई गेहूं खरीदी गई, न कोई निर्यात हुआ।
पैसा सिंगापुर गया, वहां से बरगड़िया ब्रदर्स के खातों में गया और फिर रोटोमैक में आ गया। ये था राउंड ट्रिपिंग, पैसे का एक ऐसा चक्कर जिसमें न कोई सामान बना न कोई काम हुआ, बस पैसा घुमाया गया। सीबीआई ने जब बैंक ऑफ बड़ौदा की जांच रिपोर्ट देखी तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। बैंक के हांगकांग ब्रांच के अधिकारियों ने उन विदेशी कंपनियों के पते पर जाकर जांच की जिनसे कोठारी कारोबार करने का दावा करते थे। पते पर सिर्फ वर्चुअल ऑफिस थे, यानी कोई दफ्तर नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, सिर्फ एक पता किराए पर लिया गया था, दिखावे के लिए। ये था असली खेल। इतना ही नहीं, सीबीआई के अनुसार कोठारी ने नकली कंपनियां बनाई, उन कंपनियों के नाम पर लोन लिए। खरीदार और विक्रेता दोनों या तो फर्जी थे या एक दूसरे से जुड़ी कंपनियां थीं। सारा पैसा एक बंद चक्र में घूमता रहा और बाहर निकल गया। 2919 करोड़ रुपए मूलधन और ब्याज जुड़ते जुड़ते ये हो गए 3695 करोड़ रुपीस। ये था वो पहाड़ जो 7 सरकारी बैंकों पर गिरा। फरवरी 2017, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रोटोमैक ग्लोबल को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया, यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। लेकिन देखिए क्या हुआ। कोठारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, दलील दी, हमने 300 करोड़ रुपए की संपत्ति गिरवी रखी है, हम डिफॉल्टर कैसे। हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने कोठारी के पक्ष में आदेश दे दिया। देखा, पैसा नहीं चुकाया, फिर भी कोर्ट में राहत मिल गई, लेकिन राहत अस्थायी थी। फिर आया फरवरी 2018। ये वो वक्त था जब देश पंजाब नेशनल बैंक के 11,400 करोड़ रुपए के नीरव मोदी घोटाले से हिला हुआ था। मीडिया में बैंक घोटालों की बाढ़ आ गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा घबरा गया। सीबीआई को एक शिकायत मिली। शिकायत में साफ लिखा था, हमें डर है कि कोठारी भी नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भाग जाएगा। 18 फरवरी 2018 की रात सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। रात के अंधेरे में छापा पड़ा संतुष्टि बंगले पर। सीबीआई के अधिकारी कानपुर में थे। विक्रम कोठारी भागे नहीं, वो देश में थे, लेकिन वो सीबीआई से सहयोग भी नहीं कर रहे थे। लगातार 4 दिन पूछताछ हुई, पहले कानपुर में फिर दिल्ली में। परिवार के तीनों सदस्य, विक्रम, उनकी पत्नी साधना और बेटा राहुल, सब पर शिकंजा कसा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 85 करोड़ रुपए की कर वसूली के लिए 11 बैंक खाते अटैच किए। पहले 3 खाते जनवरी 2017 में ही अटैच हो चुके थे। कुल मिलाकर अब 25 से ज्यादा खाते सीज हो चुके थे। 21 फरवरी 2018 सीबीआई उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज ले गई। और फिर आया वो दिन 22 फरवरी 2018। विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, वो टाल मटोल कर रहे थे। 23 फरवरी 2018 दिल्ली की अदालत ने 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया। फिर उन्हें लखनऊ की अदालत में पेश किया गया और मई 2018 में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की। आरोप थे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 456.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 420 यानी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं। सिर्फ बैंक अधिकारियों को नहीं छोड़ा गया, कुछ अज्ञात बैंक कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए। लेकिन यहां आती है असली कहानी, वो कहानी जो मीडिया ने कभी ठीक से नहीं बताई। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। 7 बैंक, 2919 करोड़ रुपए का मूलधन, 2008 से 2012 यानी 4 साल। इन 4 सालों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी बैंक के अधिकारी ने नहीं पूछा, कोठारी जी आपने इतना गेहूं खरीदा तो वो कहां है, निर्यात का दस्तावेज कहां है। ये गलती से नहीं हुआ, ये अनदेखा किया गया। पहली परत, दिखने वाला अपराधी विक्रम कोठारी, पेन कंपनी के मालिक, जिन्होंने बैंकों को झूठे निर्यात दस्तावेज दिखाए, जिन्होंने सिंगापुर में नकली कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने राउंड ट्रिपिंग के जरिए पैसे घुमाए। और जब सब कुछ टूट गया, फैक्ट्री बंद हो गई, ब्रांड खत्म हो गया, वो पेन जो हर बच्चे की पहचान था, वो इतिहास बन गया। सबसे गहरी परत ये है, कोठारी को रोका जा सकता था बहुत पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनवरी 2017 में कोठारी के 3 बैंक खाते अटैच किए, यानी बैंक को तब भी पता था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन सीबीआई को शिकायत दी गई फरवरी 2018 में, 1 साल बाद, और वो भी तब जब नीरव मोदी का घोटाला सामने आया और मीडिया और जनता का दबाव बढ़ा। क्या बैंक नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन जब तक कोई राजनीतिक हवा नहीं चली, जब तक नीरव मोदी ने देश को नहीं हिलाया, तब तक किसी को कुछ नहीं दिखा। और एक और बात, विक्रम कोठारी कोई छोटे आदमी नहीं थे। वो एयर इंडिया के बोर्ड में थे, उन्हें एक प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था, वो यूपी के सबसे बड़े उद्योगपतियों में थे।
उनके राजनीतिक कनेक्शन थे, उनकी पहुंच थी। यही वो नेटवर्क था जिसने 7 बैंकों की आंखें बंद रखीं। और देखिए इस कहानी का सबसे कड़वा सच। दिसंबर 2018 में रोटोमैक की कानपुर फैक्ट्री बंद हो गई। वो पेन जो आपकी पॉकेट में था, वो पेन जिससे आपने अपने पहले प्रेम पत्र लिखे थे, वो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। कारण था बैंकों की देनदारी। लेकिन क्या बैंकों का पैसा वापस आया? ये वो सवाल है जो हर भारतीय को पूछना चाहिए।